एवरीवन। अब हम लोग जो है वाइब्रेशन सेंसर्स का डिस्कस करेंगे। वाइब्रेशन सेंसर, अच्छा क्या बोल रहे हैं कि इन एक एक्सेलेरोमीटर है जो कि इस्तेमाल किया जा रहा है ऑसिलेशंस निकालने के लिए एरोप्लेन के अंदर, एयरप्लेन विंग के अंदर, जो कॉज बाय प्लेन इंजन ऑपरेटेड एट 6000 आरपीएम। जैसे ही मुझे ये 6000 आरपीएम नज़र आ जाए तो मैंने बस ये समझ लूँ कि मुझे जो है आर की वैल्यू में एक वैल्यू मिल गई है, ओमेगा की वैल्यू। At this speed, the wing is known now from the measurement to experience 1g acceleration. 1g acceleration का मतलब क्या है? ग्रेविटी जो है इसकी एक्सेलरेशन हो रही है, सही है। तो मतलब विंग जो है ना वो मेरी 1g एक्सेलरेशन कर रहा है। However, the sensor measures an acceleration of 10 मीटर्स पर सेकेंड। अब मैंने क्या किया हुआ है कि मैंने विंग के ऊपर जो है ना एक सेंसर लगाया हुआ है जो कि रीडिंग में ही नोट कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड। हालांकि विंग मेरा जो है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से उसकी जो है क्या कहते हैं एक्सेलरेशन है। इफ़ द एक्सेलरोमीटर हैज़ अ 0.01 kg मूविंग मास, अगर एक्सेलरोमीटर जो है मेरे पास 0.01 kg का है, उसका मास and a damped natural frequency of WD omega d, damped natural frequency will be equal to 100 Hz माने हर्ट्स। तो उसको मैं क्या कर सकता हूँ, मैं आर की वैल्यू निकाल सकता हूँ आगे जाके, ओमेगा एन निकाल सकता हूँ बेसिकली ओमेगा डी के थ्रू में। ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर से ओमेगा एन निकाल सकता हूँ ओमेगा डी के थ्रू। तो मैं ओमेगा एन निकाल सकता हूँ यहाँ से, और 6000 की मदद से मैं ओमेगा निकाल सकता हूँ। तो मैं बेसिकली आर की वैल्यू में बस रेडी हो चुकी है, और बस क्या बताया हुआ है कि मुझे जो है उसका मास दिया हुआ है, एक्सेलरेशन दी हुई है, और दोनों बताया हुआ है कि एक्सेलरेशन सेंसर मेरा जो है कितने एक्सेलरेशन मेजर कर रहा है और असल में कितना हो रहा है। कैलकुलेटेड डैम्पिंग एंड स्टिफनेस ऑफ द सिस्टम, डैम्पिंग और स्टिफनेस निकालना है मुझे। बेसिकली मेरे पास जो फार्मूला होता है ना, वो ये वाला फार्मूला होता है यहाँ पर, ये z अपॉन वाई, ये z अपॉन वाई आर स्क्वायर एंड रूट के अंदर। अब ये r को मैं तोड़ सकता हूँ ओमेगा और ओमेगा एन में, और जब ये y वहाँ मल्टीप्लाई होगा तो ये y ओमेगा स्क्वायर होगा, ओमेगा एन z से मल्टीप्लाई होगा। अच्छा, तो ये इस तरह की टर्म बन रही होगी। ओमेगा एन स्क्वायर जेड जो है एक्सीलरेशन होती है, और ओमेगा स्क्वायर वाई जो है ये भी एक्सीलरेशन है। ओमेगा स्क्वायर वाई जो है मेरी विंग की एक्सीलरेशन है जो कि 9.8 है, और ओमेगा एन स्क्वायर जेड जो है एक्सीलरेशन है वो मेरी सेंसर की एक्सीलरेशन है। यहाँ से मैं एक रिलेशन रेडी करूँगा आर और जेड के दरमियान, ठीक है। अब यहाँ से मेरे पास ये रेडी हो गया आर और जेड के दरमियान का रिलेशन। ऑल्सो ओमेगा विल बी इक्वल टू 2 पाई एन अपॉन 60। ओमेगा निकाल लिया था, ओमेगा डी निकाल लिया था मैंने, तो ओमेगा डी मैंने कर लिया था। फिर ओमेगा ओवर ओमेगा डी क्या होगा, ओमेगा अपॉन अंडर रूट ओमेगा अपॉन ओमेगा एन अंडर रूट मैंने जीटा स्क्वायर, क्योंकि ओमेगा डी क्या होगा। तो ये आर का एक एक्सप्रेशन ये भी रेडी हो चुका है। तो ओमेगा ओवर ओमेगा डी जो है वो 1 के बराबर है, क्योंकि ओमेगा ओमेगा डी सेम है, सही है। तो यहाँ से मुझे जो है ना फ्रीक्वेंसी, मुझे एक रिलेशन मिल गया, मतलब आर और जेड के दरमियान का। अब इन दोनों रिलेशंस को मैं साइमल्टेनियस सॉल्व करूँगा और जीटा की वैल्यू निकालूंगा। ये मैंने जीटा की पावर 4 बनाया, सारी वैल्यूज मैंने सॉल्व करके जो है जो भी वैल्यूज आई मेरी, कि ना ओमेगा एन की वैल्यू जो है वो मेरी एक दफ़ा 0.7 से छोड़ प्लस माइनस 1.009 आया। अब मुझे क्या करना है, मैं और एक प्लस माइनस 0.5603 आई। अब फॉर एक्सेलरोमीटर मस्ट रिमेन स्मॉल। अब इसकी वजह क्या है, 0.7 से कम क्यों होनी चाहिए? कम इस वजह से होनी चाहिए क्योंकि अगर 0.707 से कम होगी तब हमारे पास जो है ना ये एम्पलीट्यूड मतलब बेसिकली हमारे पास डिस्प्लेसमेंट नहीं आएगी, इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट ट्रांसवर्सिबिलिटी नहीं होगी। इसकी वजह से 0.707 से कम होनी चाहिए या 0.707 के बराबर हो। तो मैं वो वाली वैल्यू को सिलेक्ट कर लूँगा जो कि मेरी 0.56 है। अच्छा, वी नो दैट दी ओमेगा एन विल बी इक्वल टू रूट के अपॉन एम, ऑब्वियसली। तो ओमेगा एन इन टर्म्स ऑफ मेरे पास मास जो है मालूम था, तो यहाँ से मैं के निकाल सकता हूँ। तो यहाँ से मैंने के निकाल दिया। ओमेगा एन अंडर रूट के अपॉन एम के बराबर है
तो यहाँ से मैंने के निकाल लिया। अब इस के को जो है मुझे और क्या चाहिए, मैंने के निकाल लिया और डैम्पिंग कोएफिशिएंट मालूम करना है। तो डैम्पिंग कोएफिशिएंट कैसे निकलेगा, सी ओवर सी सी, जीटा मुझे मालूम है, सी सी मुझे मालूम है, सी से निकालूंगा। जीटा की मदद से बेसिकली मैं जो है सॉल्विंग कर रहा हूँ। जीटा मुझे निकाल लिया है ना, तो उसको मैं सी से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो बस सी की वैल्यू आ जाएगी। ये सवाल यहाँ मुकम्मल हो गया। अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या बोल रहा है कि एक वाइब्रेशन सेंसर है जो कि जिसकी नेचर फ्रीक्वेंसी 1 साइकिल पर सेकेंड है और वो हार्मोनिक वाइब्रेशन मेजर कर रहा है 4 साइकिल पर सेकेंड। सही है। अगर इफ द एम्पलीट्यूड इंडिकेटेड बाय द पिकअप इज 0.052, तो मतलब उसने z की वैल्यू 0.052 उसने बता दी है। तो फाइंड द करेक्ट एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन, मतलब y की वैल्यू मालूम करनी है आपको। तो ये कैसे होगा कि z ओवर वाई आर स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस आर स्क्वायर की बेसिक फार्मूला है हमारा। आर हमें मालूम हो सकता है क्योंकि हमारे पास नेचुरल फ्रीक्वेंसी मालूम है। इसको 2% लगा कराऊंगा और इसको भी 2% लगा कराऊंगा, दोनों कन्वर्ट कराऊंगा, आर आ जाएगा। और जीटा हमारे पास अनडैम्ड है तो जीटा की वैल्यू 0 होगी और सॉल्व करके मेरे पास वाई की वैल्यू आ जाएगी। अभी मैं एरर निकाल सकता हूँ कि दोनों के दरमियान में एरर कितना है, असल में कितना मेजर कर रहा है और असल में है कितना, मेजर करने कर रहा है और असल में है कितना। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 3 पे जाते हैं। कमर्शियल टाइप वाइब्रेशन पिकअप सेंसर है, तो उसका जो है नेचुरल फ्रीक्वेंसी उसमें बता दी है और डैम्पिंग रेशियो बता दिया है। व्हाट इज द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी दैट कैन द मेजर विथ 1% ऑफ एरर। मतलब अब जेड और वाई के दरमियान 1% का एरर है, तो मतलब वाई जो है वो बेसिकली जेड जो है वो 1% मोर होगा। तो जेड अपॉन वाई जो है 0.01, मतलब जेड अपॉन वन जो वाई जो है 1.0 बना रहा होगा इन शॉर्ट। तो ये रेशो मुझे मालूम है। तो मुझे क्या बताना है बेसिकली, व्हाट इज द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी दैट कैन बी मेजर्ड। तो मुझे ओमेगा की वैल्यू मालूम करनी है। तो बेसिकली मुझे पहले मैं आर को निकालूंगा, आर को सेपरेट करूंगा, ओमेगा और ओमेगा एन होता है। नेचुरल फ्रीक्वेंसी मुझे मालूम है, तो यहाँ इसकी मदद से मैं जो है फ्रीक्वेंसी निकालूंगा यहाँ पे। मतलब ये R1 और R2 नेगेटिव वैल्यूज को मैं नेगलेक्ट कर दूंगा सिंस R इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो बेसिकली यहाँ पर जो है ना दो आए थे, एक पावर 4 में बन गई, उसको पावर 2 में तोड़ी, फिर उसके बाद सॉल्व किया था। R1 और R2 की ये दो वैल्यूज थी, प्लस माइनस 3.303 और या अच्छा और क्या बदला रहा था इसमें, प्लस माइनस 2.139। अब इसने 3 से बड़ी वाली वैल्यू क्यों ली है, सिंस R इज ग्रेटर देन 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अच्छा इसमें ग्राफ में देखते हैं, कुछ काम की बात है हमारे लिए। ये कंडीशंस, ये कुछ कंडीशन है जो कि ज़रूरी है इस ग्राफ के लिए। अच्छा, द अबव डिस्कशन ऑल्सो मीन दैट द सेंसर रीडिंग कैन बी इंटरप्रेटेड एज दी आर की वैल्यू क्या है। अगर हम आर की वैल्यू 3 से बड़ी कर देंगे या बराबर कर दें तो हमारा सिस्टम स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा होगा। तो मतलब हम सिस्टम को आर की वैल्यूज को बढ़ा लेंगे। सही है। तो मतलब ओमेगा को मैं 3 टाइम्स ऑफ ओमेगा एन ऑपरेट करूँ। और अच्छा ओके, तो इसलिए मैंने जो है 3 से बड़ी वैल्यू ली है 3.04। अगर ये वैल्यू लूँगा तो उसके अंदर एरर आ रहे होंगे। सही है। तो यहाँ से मुझे मालूम हुआ कि एफ की वैल्यू क्या है। अच्छा अब अगला सवाल आते हैं नोमोग्राफ के ऊपर। नोमोग्राफ बहुत ही कोई ईजी सा है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सबसे पहले नोमोग्राफ को स्टडी कर लेते हैं। व्हाट इज नोमोग्राफ। नोमोग्राफ बहुत से मल्टीपल क्वांटिटीज की तरह दिखा रहा होता है। बेसिकली ये एक काइंड ऑफ लाइक अ स्टीचियोमेट्रिक ग्राफ जैसा है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें भर दी गई हैं। अब यहाँ पे समझने वाली बहुत सी चीज़ें हैं। देखिए जो ये इस तरह की लाइन है ना, इस तरह की लाइन है, इस तरह की लाइनें हमें क्या बता रही हैं, ये देखें यहाँ वाली जो है ना, ये डिस्प्लेसमेंट बता रहा है। सही है। और इसी तरह ये जो दूसरी तरफ लाइनें जानी है हमें एक्सेलरेशन बता रहा है। जो लेफ्ट साइड पे जो वर्टिकल लाइन है वो हमें वेलोसिटी बता रही है और बेस पे हमें फ्रीक्वेंसी बता रही है। बेसिकली ये हमें जो है ना ये एक बता रहा है कि अगर मेरा सिस्टम जो है ऑपरेट हो रहा है और उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी फलाना फलाना है, तो मेरा सिस्टम जो है वो मतलब गुड लेवल पर है, सेटिस्फैक्ट्री पे, अनसेटिस्फैक्ट्री पे है। तो अनसेटिस्फैक्ट्री के पास क्या आएंगे, पहले नो डैमेज कंडीशन आएगा, फिर क्रैक्स आएंगे, फिर वॉल डैमेज होगा, फिर तबाही बचेगी। तो ये कुछ है ना बेसिकली ये जो है ना ये हमें बताता है चार्ट। बेसिकली चार्ट जो है ना ये आईएसओ लिखा हुआ है 2372 ना, इस आईएसओ से रिलेटेड जो मशीन्स होंगी ना उन मशीन्स के ऊपर ये वाला चार्ट एप्लीकेबल होगा। सही है। अब इसके अंदर क्या तरीकेकार है, अब हमारे पास सवाल जो है ना उसको देखते हैं।
क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, बोला हुआ है कि ऑटोमोबाइल है द मास ऑफ दिस एंड स्टिफनेस ऑफ दिस, मतलब नेचुरल फ्रीक्वेंसी तो हमारी आ गई। इफ इट हिट्स अ बम्प दैट इज 0.1, मतलब उसको गड्ढे में चला गया, हाई, सही, इट विल सस्टेन एंड साइनसोइडल वाइब्रेशन assuming that the height of a bump corresponding to the RMS value of the displacement. What is the value of acceleration? ना एक्सलेशन मालूम बताएं, और velocity corresponding to this vibration. Is this vibration perceived by the passenger, मतलब क्या वाइब्रेशन ये ठीक है, परमिसिबल है, क्या एक्टिव, मतलब कि क्या ये एक्सेप्टेबल है पैसेंजर्स के लिए, क्या इसके जो गड्ढा महसूस होगा वो एक्सेप्टेबल होगा या फिर नॉट एक्सेप्टेबल होगा। तो यहाँ से मुझे यही मालूमात होगी कि मुझे जो है ना ओमेगा एन और एफ, ओमेगा एन से बेसिकली जो है फ्रीक्वेंसी इसके अंदर ना हर फ्रीक्वेंसी होती है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी मतलब हर्ट्ज नहीं होते, हर्ट्ज होते हैं, रेडियन पर सेकंड नहीं होता, तो मैंने इसको फौरन से हर्ट्ज में कन्वर्ट कर लिया, और ये क्या है 0.1, ठीक है, तो मैं 0.1 क्या दिया हुआ है, 0.100 माइक्रो, सही है, 100 को देखूंगा, 100 कहाँ है भाई, 100 कहाँ है, 10 है या 100, ये 100 है, और ये में मेरी फ्रीक्वेंसी की लाइन कितनी थी, 3.183, 3.183 कहीं यहाँ पे करीब आ रहा होगा, यहाँ से ऊपर लेके जाऊँगा तो यहाँ पे कहीं कट करेगा, और मैं यहाँ से देख लूँगा कि यहाँ पे जो वेलोसिटी क्या है इस पॉइंट पर, और इस लाइन, और सॉरी इस ये लाइन है ना, तो मैं इस लाइन और इस लाइन के दरमियान देख लूँगा कि मेरी एक्सेलरेशन कितनी आ रही है, ये लाइन और ये लाइन एक्सेलरेशन, सॉरी ये लाइन तो ये लाइन डिस्प्लेसमेंट की है, एक्सेलरेशन की लाइन जो है ना वो ये वाली है, तो मुझे इस लाइन पे इस पॉइंट यानी इस लाइन और इस लाइन के दरमियान में जो ये वाला पॉइंट है ना इंटरप्रेट करना पड़ेगा कि ये वाली वैल्यू क्या है। अब ये रीजन जो है ना क्या है, ये सेटिस्फैक्ट्री लेवल के करीब है, सही, मतलब गड्ढा जो लगेगा वो सेटिस्फैक्ट्री लेवल तक ही होगा, मगर उसको जो है हम और गुड लेवल तक लेके जा सकते हैं, सही है। पैसेंजर को जो गड्ढा झलकर लगेगा उसमें इतना कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, मगर हम उसको और गुड कंडीशंस पे लेके आ सकते हैं, सेटिस्फैक्ट्री से नीचे। और हमारी रेमेडीज क्या क्या होंगी, हम पहले भाई टायर में हवा कम कर दें, जब टायर में हम हवा कम करेंगे तो उसकी स्टिफनेस कम हो जाएगी, तो उसका मतलब क्या है, उसकी डैम्प वो जो है ना गड्ढा ज़्यादा एब्जॉर्ब कर सकेगा, स्प्रिंग सॉफ्ट हो जाएगा, एयर प्रेशर कम कर दें, या फिर मास को हम बढ़ा दें जिसकी वजह से नेचुरल फ्रिक्वेंसी हमारी कम आए, ठीक है। और क्या है बात, सीट्स और स्टिफनेस अच्छी क्वालिटी की, मतलब सीट्स का अच्छी क्वालिटी का लगाएं, दे these points can bring the point of intersection down to close below the perceptible threshold line and demand reduction in natural frequency, जिसके साथ हम नेचुरल फ्रीक्वेंसी मतलब इन चीज़ों की मदद से रिड्यूस करा सकते हैं। ये था एक छोटा सा टॉपिक जो हमने डिस्कस किया, इंशाल्लाह होपफुली आपको समझ में आया होगा। जज़ाकल्लाह हाफ़िज़।